कैसे करूं आपका शुक्रिया। आपने पहले मुझे जीवन दिया, फिर दुनिया भर की खुशियां मुझ पर लुटाकर बेशुमार प्यार किया। माँ, आपकी वजह से मेरा आत्मविश्वास कभी कमजोर न हो पाया। माँ, वो कभी टूटता था हौसला, आपने ही आगे हाथ बढ़ाया। माँ, मैंने भगवान नहीं देखा माँ, पर हर मुश्किल मोड़ पर आपको ही पाया। माँ, कैसे करूं आपका शुक्रिया, जो जीवन तुमने मुझे दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप सभी को सबसे पहले मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। कवि मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों में माँ शब्द का पूरा सार निहित है। महज इस शब्द में ही तो हर दुनिया की पूरी दुनिया समाई हुई है। ये शब्द कहने से ही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है और बरसता है भगवान का आशीर्वाद। यूं तो माँ से प्यार जाहिर करने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हर साल एक दिन, आज ही के दिन माँ के लिए तय किया गया है, जिसे हम मदर्स डे कहते हैं। आज इस खास दिन में हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है माँ है तो मुमकिन है। जी हाँ, अगर आपके पास माँ है तो समझिए सब कुछ आपके लिए मुमकिन है, क्योंकि माँ ही है जो सिर्फ अपने बच्चों में जीती है। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का खास कार्यक्रम। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में अलग अलग माओं से चर्चा करेंगे जो समाज में अलग अलग भूमिका भी निभा रही हैं। सबसे पहले परिचय कराऊं मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जैन का, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुप्रिया मदान हमारे साथ में जुड़ रही हैं, जो गृहिणी हैं। सुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरभि दुबे जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुरभि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरभि, आवाज मिल रही है आप तक? जी। निशा जोशी हमारे साथ में है, योगा ट्रेनर है। निशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर मेघा नाटकर हैं, डाइटिशियन हैं। मेघा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी महिलाएं हैं और महिलाओं के नाते अगर मैं कहूं कि माँ उनके अंदर बचपन से ही निहित होती है, कभी वो बड़ी बहन के तौर पर, कभी वो बेटी के तौर पर, तो कभी पत्नी के तौर पर, कहीं ना कहीं भूमिका माँ की ही होती है, जो कि अपने परिवार के लोगों की देखभाल में सीमित होती है। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। माँ जो होती है बच्चों को जन्म देती है, और जब डॉक्टर महिला हो तो कितना समझ पाती है महिला के दर्द को, और इस आज मदर्स डे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ और बच्चे का जुड़ाव तो बचपन से ही होता है। गर्भावस्था में ही माँ और बच्चे का जुड़ाव हो जाता है। मतलब माता और पिता दोनों ही बराबर हैं, बट जब बच्चा निकलता है, नवजात शिशु, उसने अपनी माँ को देखा नहीं होता है। उसके बाद भी जब वो बाहर आता है, वो अपनी माँ के स्पर्श को, माँ की आवाज को बड़े आराम से समझ जाता है। तो इस चीज को हम अपनी क्लिनिकल सिनेरियो में भी यूज करते हैं कि बच्चे को माँ से जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है जब बच्चा माँ के पास से आता है, तो माँ जब बच्चे का ध्यान रखती है, उसके पास रहती है, उसको छूती है, तो बच्चे जो है, हम जैसे हमारे एनआईसीयू वार्ड्स में देखते हैं, नॉर्मल बच्चे हों चाहे बीमार बच्चे हों, बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करता है और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट सब बहुत अच्छा होता है। जी। डॉक्टर सुरभि के पास मैं चलूंगी। डॉक्टर सुरभि चूंकि मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सुरभि, जैसा कि आपने अभी कहा, डॉक्टर रश्मि को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि पिता भी बच्चे के करीब होते हैं, लेकिन माँ चूंकि 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती हैं, इस वजह से शायद बच्चे अपनी माँ से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, या माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं। क्या ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी, चूंकि आप भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप समझ सकती हैं, महिला भी हैं आप, मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो माँ की जो मनोदशा होती है कि क्यों बच्चे के जन्म के बाद पूरा जीवन केवल माँ का बच्चों तक ही केंद्रित हो जाता है, इसके पीछे मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता है?
जी देखिए, जैसा हमने सुना है कि माँ ही पहली गुरु है और जहाँ भगवान नहीं आ पाते वहाँ माँ को भेज देते हैं, तो ये एकदम सही है। क्योंकि जैसा मैडम ने कहा है, रश्मि मैडम ने, कि जैसे माँ के गर्भ से बेबी पैदा होता है तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो माँ के पिट्यूटरी से, जो दिमाग में एक जगह है, वहां से रिलीज होने लगता है। ये जो हार्मोन है ये बॉन्डिंग के लिए है, ये सोशल बॉन्ड्स बनाने के लिए है, लव अफेक्शन के लिए है। ये हार्मोन जो है आगे चल के हमारी भूख, प्यास और जो दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में बहुत अहम रोल निभाता है। और अब जहां आप देख रहे हैं कोरोना काल में जहां सोशल आइसोलेशन एक ट्रेंड बन चुका है, वहां अगेन हम पीछे आके देखते हैं ऑक्सीटोसिन का रोल। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है मातृत्व का हार्मोन है, लव का हार्मोन है, तो ये कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, बॉन्डिंग लोगों के बीच में कम होती जा रही है और इसीलिए ये एक स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। और अगेन जहाँ स्ट्रेस बनता है वहाँ इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। जैसा रश्मि मैम ने कहा कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो एनआईसीयू में माँ के टच से ही बच्चे जब बीमार होते हैं तो एनआईसीयू में माँ के टच से ही बच्चे इंप्रूव होने लगते हैं। ये क्यों होने लगते हैं? क्योंकि अगेन ये हार्मोनल लेवल पे, न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पे, दिमागी लेवल पे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं माँ के प्यार से, माँ के टच से, और इम्यूनिटी जो हमारी है वो इम्प्रूव होने लगती है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो रिलीज होना शुरू होता है, जो एंटी स्ट्रेस जो स्ट्रेस को कम करने में रोल प्ले करता है। बिल्कुल, कई पहलू हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमने देखा है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सुरभि, बहुत सारे पहलू हैं जो हमें लगता है आज एक दिन में 1 घंटे हम चर्चा करेंगे कि आखिर माँ के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। ऐसे में माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब कोरोना काल की हम चर्चा करते हैं। सुप्रिया मदान के पास हम चलेंगे, चूंकि गृहिणी है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गृहिणी की होती है। सुप्रिया जी, मैं तो समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गृहिणी की होती है, क्योंकि घर के अंदर रहकर घर के सदस्यों को जिस तरीके से बच्चों को परवरिश देती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, तो गृहिणी की भूमिका माँ के तौर पर अपने परिवार के लिए कैसी होती है, कितनी महत्वपूर्ण समझती हैं आप? जी देखिए, जब एक बच्चे की परवरिश की बात आती है तब माँ पे पिता के कंपैरिजन में भार अधिक रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे कि एक बॉन्ड बच्चे का माँ से रहता है, ये बॉन्ड वैसा पिता से नहीं रहता, क्योंकि बायोलॉजिकली माँ उसकी जननी है। जब बच्चा पैदा भी होता है तब उसको थपकी देके सुलाते हैं, उसे स्विंग करके सुलाते हैं। वो थपकी उसको एहसास दिलाती है कि उसकी माँ की धड़कनें हैं। जब वो वूम में रहता है अपनी माँ के, उसको थपकी उसकी माँ की धड़कनों की रियलाइज कराती है। और जब उसको स्विंग करते हैं तो उसको ये भी अब लगता है कि भैया मैं मेरी माँ की कोख में हूँ, सुरक्षित हूँ। एक माँ शेरनी की तरह अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। इस ब्रह्मांड में कोई भी बच्चा जितना सुरक्षित अपनी माँ की बाहों में फील करता है, उतना सुरक्षित वो कहीं पे भी फील नहीं करता है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि बीते इतने समय से आप देखिए, जनरेशन वाइज जनरेशन बहुत फर्क आ रहा है। माँ जो एक माँ है, आप देखिए पहले की जनरेशन होती थी जब माएँ सिर्फ गृहिणियां होती थी। एक टाइम था जब मैं हिंदुस्तान की बात करूंगी, 95% लेडीज गृहिणियां थी और सिर्फ 5% वर्किंग वुमेन थी। थोड़ा समय बदला, आज की तारीख में 60% लेडीज वर्किंग है और 40% जो हैं ये हाउसवाइफ हैं। जो 60% में भी हैं तो हर तबके की जो औरतें आज कामकाजी हैं, आप मान लीजिए तो लोअर क्लास हैं, वो एज अ हाउस हेल्प काम करती हैं। जो उनसे मतलब थोड़ा ऊपर की क्लास में है वो जॉब करती हैं। उससे ऊपर के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल्स लगी हुई हैं और उससे ऊपर जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप ये देखिए कि जो एक माँ है उसका एक दायरा और उसके सैक्रिफाइसेस बीते दिनों में कम होते गए हैं। पहले के जमाने की जितनी भी माएँ थी वो सिर्फ गृहिणियां थी। उन्होंने उनके लिए एक कहते हैं एक आइडियलाइज किया था माँ को कि माँ तो त्याग की मूर्त है। और धीरे धीरे अब जैसे कि एजुकेशन आती जा रही है तो माँ अपना करियर, अपना एम्बिशन अपने परिवार के साथ लेके आगे बढ़ रही हैं।
सुप्रिया जी, काफी अहम बात आपने की। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, शायद रिश्तों की परिभाषा बदल गई हो, चाहे महिला आत्मनिर्भर होकर अपने करियर की तरफ आगे बढ़ गई हो या करियर ओरिएंटेड भी हो, लेकिन एक रिश्ता जो है मुझे लगता है वो नहीं बदला कि माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो नहीं बदली, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी हो चुकी है महिला के ऊपर में, जिसको वो निभा रही है। डॉक्टर मेघा, आपके पास में आना चाहूंगी, चूंकि आप डाइटिशियन हैं और डाइटिशियन है, इसका मतलब आप समझती हैं कि कब किसको क्या खाना है, कैसा खाना है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक माँ उसको देखकर ही जान जाती है कि वो कब भूखा है, उसको कब क्या खिलाना है, क्या खिलाने से उसे फायदा होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बदलते समय के साथ साथ आज ये जिम्मेदारी चुनौती के तौर पर है, जैसा कि सुप्रिया जी ने भी कहा कि दोहरी जिम्मेदारी माँ के पास में है। ऐसे में एज ए डाइटिशियन आप किस तरीके से देखते हैं माँ की भूमिका को? कोरोना काल चल रहा है जी, बोले डॉक्टर मेघा। क्योंकि माँ होना एक बहुत गर्व की बात है और हम हमारे जी हाँ, मैं बोल रही हूँ जी, बोले। माँ एक गर्भ में बच्चे को पाल रही है, वो जब से ही उसको पोषण दे रही है, अपने में से सींच कर वो बच्चे को एक पात्री है, एक फूड न्यूट्रिशन के हिसाब से भी मैं देख सकती हूँ और एक प्रेगनेंसी को मैंने फील करा है, तो मैं अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश करी उसकी, उसको अपना सींच कर जो खाना दे रही है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी दे रही हूँ, खा रही हूँ, उस हिसाब से उसका बॉडी बिल्डिंग बढ़ रही थी। तो हर माँ पहले से उसकी ध्यान रख रही है कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, तो हर माँ में ये चीज रहती है कि वो डाइटिशियन नहीं हो फिर भी वो अपने बच्चे को एक न्यूट्रिटिव चीजें देगी कि खाने में प्रेग्नेंट है तो वो अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट दे रही है। वैसे ही अब कोरोना काल आ गया है तो हम हमारे बच्चे को किस तरह का आहार दे, उस पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में भी हैं और हर एक फील्ड में बच्चों को उतरना है, लेकिन अभी वो शारीरिक क्षमता उनकी इतनी नहीं हो पा रही है, वो घर में ही रह रहे हैं, तो उनका प्रोटीन इंटेक भी दीजिए, लेकिन एक मैं जोर दूंगी कि बैलेंस डाइट वाला खाना लीजिए। बच्चे ये चाहकर भी नहीं खा रहे हैं कि कोई केवल दूध ही पी रहा है। हम हमारा संपूर्ण आहार है जो मॉर्निंग से हम ले रहे हैं खाना, वो एक संपूर्ण आहार है, तो हम उसमें ही अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं, लेकिन ये नहीं कि केवल दूध दे दिया या साइट्रिक फ्रूट्स ले लिए। हम विटामिन सी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन भी हमको उतना जरूरी है, तो प्रोटीन रिच डाइट ले, बैलेंस डाइट ले। उसमें हम मॉर्निंग में एक गिलास दूध ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन मिल्क, प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं या फिर बादाम गला कर ले सकते हैं। ये 6 साल से बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ेगी, डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच ले ले, पराठा ले ले, उसके साथ एक अंडा ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, तो हमारी कैलोरीज भी कवर होती जाएगी और हमारे को इम्यूनिटी पावर मिलेगी कि फाइट करने के लिए विटामिन सी चाहिए, जिंक चाहिए, प्रोटीन चाहिए। हम किसी एक को निर्लेट नहीं कर सकते कि हम केवल प्रोटीन ही ले या फिर विटामिन सी नहीं ले, तो हमें हमारी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। वो एक माँ ही कर सकती है कि अपने बच्चे को किस तरह का आहार देना है, उसका शेड्यूल फिक्स कर दिया कि नहीं बेटा तुमको इस टाइम ये लेना है। और अगर डॉक्टर मेघा, चूंकि आज मदर्स डे है, रश्मि जी ने बताया, डॉक्टर मेघा कि बच्चे, चूंकि आज मदर्स डे है और हमेशा से माँ लोगों की आदत रहती है कि उनके लिए खाना कम हो लेकिन उनके बच्चे पौष्टिक डाइट जरूर लें, वो फ्रूट्स लें, वो दूध लें, वो खाना लें। लेकिन आज के समय में मैं चाहूंगी, चूंकि मदर्स डे है, तो हम माओ की भी कितनी भूमिका होती है कि आप अपने आप को फिट रखें। उन माओ के लिए जो इस समय प्रेग्नेंट है, या उन माओ के लिए जिनका बच्चा छोटा है, या उन माओ के लिए जिनकी उम्र दराज है, उनके खुद के लिए भी अपनी सेहत के लिए कुछ गाइड करेंगे आप डाइट को लेकर? बिल्कुल 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 बताऊंगी। बहुत अच्छा मेरे को सौभाग्य मिला कि आपने उस पे विषय पे कराया, क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्टार्टिंग होती है। अगर बच्चा का बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो जाए
रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मिल जाए, उसको प्रोटीन प्रॉपर मिल जाए, विटामिन सी मिल जाए, कैलोरीज मिल जाए, आयरन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, तो हम नॉर्मल दूध से ही नहीं, हम अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। हमारे डाइट का शेड्यूल आप सुबह से शाम तक एक फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग में हम दूध ले रहे हैं, 1 गिलास दूध ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर नहीं है तो हम बादाम, और इसका प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बता रही हूँ मैं, बादाम और अंजीर वगैरह रात में गला कर ले सकते हैं, 2 अंजीर दीजिए। ब्रेकफास्ट में हम दलिया है, मिक्स वेज दलिया है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होंगे। अंकुरित अनाज डाल दीजिए, उसमें एक दलिया डालिए, वेजिटेबल्स डालिए, उसके साथ कोई भी साइट्रिक फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे संतरा है, पपीता है, सारे जो भी कलरफुल अभी आ रहे हैं फ्रूट्स, वो सारे विटामिन सी के सोर्सेस है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और हमारे सुरक्षात्मक इसको प्रेगनेंसी में भी बढ़ाएंगे। और लंच और डिनर जो अपन ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा बेनिफिशियल रखिए कि हम रिच चीजें लीजिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाइज रिच लीजिए, हेवी नहीं लेना है। लेकिन एक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू ले लिया, जैसे इवनिंग टाइम में अपन लंच ले लिया, उसके बाद में एक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू ले लिया। बिल्कुल डॉक्टर मेघा, और भी मैं आपसे डाइट के लिए टिप्स लूंगी। बिल्कुल मेघा जी, आपसे मैं डाइट के टिप्स लूंगी। हमारे साथ में निशा जोशी बनी हुई हैं। निशा जी, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और अक्सर आप देखिए कि समय चाहे कितना बदल गया, ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, लेकिन आज भी समाज में और परिवार की जो धुरी है वो उस घर की महिला ही है, महिला से ही परिवार है, ये बात आप भी मानती हैं। लेकिन कोरोना काल में महिलाओं को अपना भी ध्यान रखना होगा, उनको योग के जरिए अपने आप को फिट रखना होगा। कितना जरूरी समझती हैं योग को हर उम्र की महिलाओं को अपने जीवन में शामिल करना? सबसे पहले तो सभी को मातृत्व दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ मतलब सृजन करने की क्षमता जिसमें होती है, जो ग्रहण करती है, जो अपने भीतर समाहित कर जिसमें होती है, जो ग्रहण करती है, जो अपने भीतर समाहित कर लेती है ब्रह्मांड को। इसी प्रकार जो संतान है वो उनके गर्भ में सृजनात्मक शक्तिकरण, उसकी रचनात्मक शक्तिकरण, वो एक जन्मदात्री कहलाती है, इसीलिए उसे माता कहा जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं। और दूसरी बात, योग। तो योग कोरोना काल में तो ठीक है, जरूरी है ही निश्चित रूप से। मुझे लगता है हर काल में, हर महिला के लिए, अभी तो हर पुरुष के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत से ही, मतलब हम बात करें कि कुछ 7 साल की एज से ही अगर एक बेटी, एक माँ, जो कि वो माँ ही होती है, जब बेटी जन्म लेती है तो वो माँ ही होती है, क्योंकि उसे आगे जाके माँ होना होता है। तो अगर हम 7 साल की एज से, उस उम्र से ही योग का अभ्यास करें या प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ स्ट्रेचिंग आसन्स हैं, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और उसी के साथ आपका जो पूरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि डायमेंशंस होते हैं हमारे हेल्थ के, तो चारों डायमेंशंस पे क्या होता है, योग एकमात्र ऐसी विधा है जो कार्य करती है। बाकी पैथी को अगर हम देखते हैं, एलोपैथी या कोई भी, ये सब एक एक चीजों पर जोर देगी, लेकिन योग एक ऐसी विधा है जो मोक्ष भी देती है, जो अध्यात्म भी देती है, जो नैतिक विकास भी करती है, जो सामाजिक विकास भी करती है, जो आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ, यानी आपका पूरा ओवरऑल जो हेल्थ के डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस पे काम करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम एक बेटी को, जब बेटी आती है दुनिया में और जब वो थोड़ा सा बढ़ती है, तो उसी एज से अगर वो योग करती है तो उस हेल्थ के चारों जो डायमेंशंस हैं वो सारे उसके सही रहते हैं और एक बैलेंस लाइफ वो जीती है, जहां पर कि वो खुद को भी संभालती है, आगे जाकर के वो अपने बच्चों को भी संभालती है, परिवार को भी संभालती है। और कई बार वो जो बड़े प्लेटफॉर्म पे होती है तो वो समाज के कई भागों को, यानी नेता है, अभिनेत्री हैं, या कोई अन्य ऐसी सामाजिक सेविका की भूमिका है, या कोई ऐसा पद है जो सामाजिक रूप से उन्हें एक ग्रुप को अगर संभालना है, तो मुझे लगता है वहां पर वो नेतृत्व शक्ति भी करती है, एक अच्छी नेत्री होती है। तो अगर वो छोटे स्तर से हम बात करें, गृहिणी तो महान होती है, श्रेष्ठ होती है, महिला हर रूप में खूबसूरत है, हर जगह पे बहुत प्यारी और बहुत शक्ति संपन्न है, इसीलिए उसे माँ कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बचपन से ही हम योग जैसी विधा को, योग को हम करने लग जाएं, तो हमारे हेल्थ के सारे डायमेंशंस और हमारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत खूबसूरती से निखर के आती है। तो योग यहाँ पर हर महिला के लिए जरूरी, और मुझे लगता है कि हर एज की महिला को इसे छोटे से लेकर वृद्धावस्था तक हर महिला को करना चाहिए। बिल्कुल निशा जी, बहुत सही बात आपने कही है कि माता के पास सृजन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और शायद ये उसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। लेकिन महिलाओं के पास में एक ये भी बहाना होता है कि घर के बहुत सारे काम होते हैं, सुबह बच्चे को देखना है, पति को देखना है, ऐसे में हमारे लिए वक्त नहीं मिलता। आपको लगता है कि महिला को अगर खुद को स्वस्थ रखना है, परिवार को रखना है, तो ये टाइम तो
उसको चोरी करनी पड़ेगी। कितना वक्त सुबह के समय योगा के लिए महिला को देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहूंगी जी, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि मैंने भी चोरी की है अपने टाइम की, और चोरी तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के लिए चोरी कर लेती हैं टाइम की, अपने अन्य चीजों के लिए, यानी कि घर की जितनी भी जिम्मेदारियां उन सबके लिए आपके पास टाइम होता है। और वो बात आपने सही कही मैम, कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मैंने सुना है, अक्सर काउंसलिंग में भी ये सुनती हूँ मैं कई बार कि हमारे पास समय नहीं है मैम, सुबह तो बच्चे स्कूल का टाइम रहता है, ऑफिस का टाइम रहता है। पर मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप नहीं हैं तो फैमिली का क्या होगा? हम यूं सोच के देखते हैं, अगर मैं नहीं हूं तो बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनको संस्कार कैसे मिलेंगे, उनको प्रेम कौन करेगा? तो आपको ये बात देखनी है कि आप सृजन शक्ति तो है ही, लेकिन आप रचनात्मक शक्ति भी रखती है, यानी आप रचनाकार हैं। आप इस परिवार की रचना, यानी इस परिवार की शक्ति हैं। अगर आप नहीं हैं तो घर कैसा है, सोच के देखिए। तो आप ये देखिए कि आप मुख्य रूप से मुख्य एक शक्ति है इस परिवार की, और आपको स्वयं को टाइम देने के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, या मेरी बाई आने वाली है, या मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं आपसे कहूंगी कि आप उसमें से 20 मिनट निकाल लीजिए, ज्यादा नहीं निकालना है। बिल्कुल, 5 से 7 मिनट ब्रीदिंग। बहुत सही बात है निशा जी, इसीलिए मैंने कहा आज भी मदर्स डे पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अलग अलग भूमिकाओं में इतनी सारी महिलाएं हैं, चाहे मनोवैज्ञानिक हैं, योगा ट्रेनर हैं, डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, गृहिणी हैं, एक माँ ही है जिनमें इतनी सारी खूबी हो सकती है, और वो महिला ही है जिसे ये सारा कुछ अधिकार मिला हुआ है। सोनम लूथरा अब हमारे साथ में जुड़ रही हैं, HR हेड हैं IBC 24 की। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं मदर्स डे पर महिलाओं की अलग अलग भूमिका में। सोनम जी, आप IBC 24 HR हेड हैं और एक माँ भी हैं। ऐसे में आप देखिए कि घर में बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार के अलग अलग सदस्यों की जिम्मेदारी एक महिला निभाती है, बहुत सारी शिकायतें, इस तमाम चीज़ों को। लेकिन जब आप किसी संस्थान की HR हेड होती हैं तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को देखना, उनकी शिकायतों को सुनना, उनको समझना। आपको लगता है कि एक महिला में एक खूबी होती है कि वो न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर लोगों की समस्याओं को सुन सकती है, उनके लिए समाधान दे सकती है। कैसा महसूस करती हैं आप? बिल्कुल महिलाओं के पास ये अलग से शक्ति होती है, जहाँ पर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो अनबायस तरीके से करना जानते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं सब चीज़ों को। तो जब हम घर संभालते हैं तो हम घर के हो जाते हैं, और जब हम बाहर काम करते हैं तो बाहर के हो जाते हैं, और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना महिलाओं के अंदर ये खूबी बचपन से ही होती है। सो आई थिंक हमें बनाया ही ऐसा गया है। और HR जैसा डिपार्टमेंट, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी संस्थान का या किसी भी सेक्टर का एक वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर अलग अलग लोगों को आपको फेस करना है, अलग अलग लोगों की समस्याएं सुननी है, उनकी ज़रूरतों को देखना है। आपको लगता है कि ये जो सामंजस्य स्थापित करने की जो कला होती है, शायद इसीलिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपी जाती है? बिल्कुल, जैसे घर में एक माँ का रोल होता है कि आपको सारी चीज़ों को एक साथ एकत्रित करके घर को एक माहौल बनाना है, वैसे ही हर कंपनी में HR का वही माँ का रोल होता है। उनके लिए सब एम्प्लॉयज़ बराबर है, और सारे एम्प्लॉयज़ को जो बेस्ट उनके लिए किया जा सकता है वो HR का सबसे पहला काम है। तो इसलिए आई थिंक ये जो महिलाएं हैं इनको बहुत अच्छे से बखूबी निभा पाती हैं, और दोनों रोल्स को बहुत अच्छे से निभा पाती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, मन की बातों को ज्यादा समझती हैं, माता और बहुत अच्छे से निभा पाती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, मन की बातों को ज्यादा समझती हैं, माता और संतान का जो रिश्ता होता है जिसकी वजह से वो माँ बनती हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि माँ तो अपना 100% अपने बच्चों को देती है, अपना पूरा जीवन देती है। फिर क्या ऐसी वजहें हो जाती हैं कि जो माँ और बच्चों के बीच में दूरी आती है, बच्चे माँ को नहीं समझते, या ये जनरेशन गैप होता है? क्यों ऐसी नौबत आती है? इसके लिए क्या करना चाहिए आज के समय में? हाँ बिल्कुल। हाँ, आज जो हम पेरेंटिंग स्टाइल देख रहे हैं मैम, वो भी बहुत बदल गई है। जैसे हमारी एक फ्रेंड ने कहा कि पहले माँ बस माँ होती थी और वो त्याग की मूर्ति होती थी, आज माँ को मल्टीटास्किंग करनी होती है। अपना माँ का एक समय है जिसमें उसे बाहर भी देखना है, घर भी देखना है।
तो बच्चों के लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी और फिजिकल अवेलेबिलिटी दोनों बहुत आवश्यक है कि माँ हमारे पास फिजिकल फॉर्म में तो है ही, पर इमोशनली कितना अवेलेबल है हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए और किस तरह उनको टैकल करती हैं। तो जो हम देख रहे हैं जनरेशन गैप, आज एक मदर अथॉरिटी फिगर नहीं है, माँ बहुत ज्यादा फ्रेंड एक फिगर है। तो जहां हम फ्रेंडली हो जाते हैं वहां हम अथॉरिटी को थोड़ा सा कम आंकने लगते हैं। तो जो हम आजकल देख रहे हैं, जो माँ बाप बहुत अमूमन कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे जो माँ बाप कह रहे हैं उसका उलट व्यवहार कर रहे हैं, ये है क्योंकि जो हम अथॉरिटेटिव बिहेवियर है उसको थोड़ा सा कम करने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को डांटिए मारिए, पर हमें बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ देना बहुत आवश्यक है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका सही क्या हो सकता है और इस जो भी कार्य है उसका गलत परिणाम क्या हो सकता है। और ये फिर आप बच्चे के ऊपर छोड़िए कि वो क्या राह चूज करता है। इसका ये भी मतलब नहीं कि वो डेंजरस कुछ एक्टिविटी करे तो हम उसे करने दें, पर देन ये एक हमें बच्चों का जो विवेक है उसका इस्तेमाल करना उन्हें ज्यादा सिखाना चाहिए। डॉक्टर सुरभि, ये जो प्रॉब्लम्स है क्या गृहिणियां भी फेस करती हैं या केवल जो वर्किंग लेडीज हैं वो फेस करती हैं, जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती हैं? क्या उन माँ बच्चों के बीच में गैप होता है या जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके बीच भी माँ और बच्चों के बीच में गैप आ जाता है? सभी में मैम, बिल्कुल मैम, सभी में आ रहा है। और ये क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आज बच्चे भी उतना व्यस्त हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि माँ व्यस्त है, बच्चे भी उतना व्यस्त हैं। स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, उसके बाद योग, डांस क्लास या कुछ और अगर टाइम बचता है तो मोबाइल और टीवी तो कहीं जाता ही नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ओवर इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों को। टेक्नोलॉजी बच्चों को इतनी चीजों में एक्सपोज कर रहा है और बहुत कम एज में एक्सपोज कर रहा है, जिससे बच्चों के पास रिएक्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे छोटा बच्चा टीवी पे देख रहा है कि कोई एक हीरो या हीरोइन उस सीरियल का माँ पे चिल्ला रहा है, तो बच्चे को समझा अच्छा ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जो हम घर पे नहीं सीख रहे। कई टाइम बच्चों के माँ बाप आते हैं कि ये तो हम घर पे ऐसा करते ही नहीं, पर हमारा बच्चा है ये कहाँ से सीख गया। तो ये हम जो देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव है, जहाँ ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर वर्किंग और नॉन वर्किंग का कोई रोल नहीं रह जाता था मैम। बिल्कुल। तो हमें पेरेंटिंग स्टाइल जो है मोर ऑफ फ्रेंडली और राइट और रॉन्ग जो बच्चे को समझाना है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये और सही और गलत जो समझाना है डॉक्टर सुरभि, ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो आपके लिए सही है हो सकता है वो आपके बच्चों के लिए गलत हो और वो बिना तर्क के इसको माने ना। तो यहाँ पर थोड़ा चैलेंज माँ लोगों के लिए बड़ा है और मदर्स डे में इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हमारे साथ में बनी हुई है। डॉक्टर रश्मि, बच्चों की परवरिश में अगर आप देखिए तो टीका लगाने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक माँ की एक अहम भूमिका होती है। उसके खान पान की जो टेस्ट डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारी चीजें बदलाव आए हैं। कैसा आपको लगता है कि पहले की माँ और आज की माँ में क्या खान पान को लेकर या बच्चों के केयर को लेकर भी चेंजेस आए हैं? देखिए, जैसे हमारी फ्रेंड ने बोला कि पहले 90% मदर्स जो होती थी वो हाउसवाइफ होती थी, गृहिणियां होती थी, तो उनका पूरा डेडिकेशन जो था वो बच्चों के ऊपर था, उनका पूरा कंसंट्रेशन बच्चों के ऊपर था कि मैं अपने बच्चे को ये खिलाऊं वो खिलाऊं। आज के टाइम में हम वर्किंग वुमेन भी हैं और हम साथ में अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है, बट इसके बाद भी हमारे काम बड़ा है, हम बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, बट हम घर में भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं कि आज के टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हर प्रॉपर एक न्यूट्रिशियस डाइट ले, उसको एक प्रॉपर पौष्टिक आहार मिले। सुबह से लेकर रात तक हम भी जब भी काम पे जाते हैं वी मेक इट श्योर कि बच्चे को सब कुछ मिले, हमारे बच्चे को सुबह उसको प्रॉपर एक नाश्ता मिले, ब्रेकफास्ट मिले, ताकि उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर बिल्ड। राइट फ्रॉम जब बच्चा पैदा होता है तब से जो माँ देख रही है, इवन आज के टाइम पे भी माँ देख रही है, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि टाइम में बहुत चेंज आया है कि पहले की माँ कम ध्यान देती थी या आज की माँ ज्यादा कम ध्यान देती है। आज भी हमारी माएँ बहुत ध्यान देती है। राइट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग से, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का रेट अभी भी बहुत चल रहा है, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम पे मदर्स ही मोस्टली, आप देखेंगे वैक्सीनेशन के लिए मोस्टली मदर्स ही आती हैं। फादर्स बिजी हैं जो भी, इवन फ्रॉम लो सोशल स्टेटस से भी मदर ही आती है वैक्सीनेशन के लिए। बच्चे की डाइट से रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है तो मदर बच्चे को लेके आती हैं। तो ओवरऑल राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीनेज ग्रुप, मदर जो होती है वो ही बेसिक एक प्राइमरी केयर गिवर है आज भी हमारी सोसाइटी में।
बिल्कुल। सुप्रिया जी हमारे साथ में बनी हुई हैं। सुप्रिया मदान गृहिणी हैं। सुप्रिया जी, पहले के समय में ये था कि जो महिलाएं कुछ नहीं करती वो गृहिणी है, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ चीज बदल गई है क्योंकि गृहिणी की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में आज की जो गृहिणियां होती हैं उनको बच्चे कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि माँ है मतलब गृहिणी है, घर पर है, वो आए तो बच्चे को माँ घर पर मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता वर्किंग लेडीज के साथ में। क्या कहेंगे आप, चूंकि आप गृहिणी हैं? जी देखिए, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, साथ में आयरन सोशल क्लब्स इन इंदौर। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो ये माँ शब्द है इसको इतना आइडलाइज किया है। आप देखिए हमारी जो संस्कृति है वो इतना माँ शब्द को, जो एक माँ रहती है उसको इतना आइडलाइज करती है। वो हमारी नजर में हमारी माँ सैक्रिफाइसेस, त्याग की मूर्त रहती है। हमारे जो बच्चे रहते हैं वो माँ को इस तरीके से देखते हैं कि हमारी माँ गलत नहीं हो सकती। मतलब वो ये चाहते हैं कि हमारी माँ शी शुड बी परफेक्ट इन एवरी वे। भले ही वो कहीं जाना हो उनके साथ तो दे वांट कि भैया मम्मी प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए। बीइंग अ मदर आपके पास कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रहती है। मैं एक चीज ये कहती हूँ कि जिस देश में किसी स्त्री को देवी का रूप दिया जाता है, उस देश में एक्चुअली किसी स्त्री की जो एक नॉर्मल लेडी है उसकी वैल्यू काफी कम रहती है। आप समझिए इस बात को कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक नदी है, हमने मान लीजिए गंगा को हमने माँ का दर्जा दिया कि अरे गंगा माँ है हमारी और ये देवी रूप है, ये नदी है। तो हमने उसके कितना पॉल्यूट किया एक माँ का दर्जा देके उसको, कि हम जहाँ किसी भी चीज को, किसी भी स्त्री को माँ का दर्जा दे देते हैं तो हम ये बस उसको एक्सप्लॉइट करने का हक उसके ऊपर रख देते हैं। दूसरे देशों में जहाँ पे नदी एक नदी है, उनकी नदियां कितनी साफ रहती हैं। हमारे यहाँ पे नदी जो गंगा माँ है हमारी, हम उसको पॉल्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके अंदर हम अस्थियां बहाएंगे, उसकी पूजा करेंगे तो कपूर फूल जो भी है उसके अंदर डालेंगे, वहां पे बर्तन धोएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ को देवी का दर्जा मत दो, क्योंकि अगर आप जब उसको देवी का दर्जा देते हो तब आप उसे मानव अधिकार छीन लेते हो। माँ को माँ रहने दो, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां होती हैं। काफी गहरी बात आपने कही, काफी गहरी बात आपने कही कि माँ को बनाकर आदर्श तो बना दिया जाता है, लेकिन फिर जैसा आपने कहा उसका अर्थ भी हम समझ पा रहे हैं कि माँ की अपनी भी भावनाएं हैं, माँ की अपनी भी इच्छाएं हैं, माँ का अपना भी वक्त है, वो माँ को देना चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही। सोनम जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक सवाल मैं सुरभि जी से लेना चाहूंगी। सुरभि जी, जो बात आपने सुनी सुप्रिया जी की, काफी गहरी बात थी कि माँ को हम आदर्श तो बना लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं कई बार ये देखा है कि माता के साथ में माता को वक्त नहीं दिया जाता, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, उनके साथ में आदर नहीं किया जाता, अनादर करते हैं बच्चे बड़े होने के बाद में। तो ये तो वही बात हो गई कि माँ को आपने एक तरफ आदर्श बना दिया और दूसरी तरफ उनको उपेक्षित भी कर दिया। वाकई सोचने वाली बात है ये। शिफ्ट हो रहा है एक सोसाइटी का जो हम इन जनरल देख रहे हैं। अगेन हम अपने माता पिता को एक पेडेस्टल पे रखते थे कि जो उन्होंने बोल दिया उसको क्वेश्चन नहीं करते थे, पर आज की जनरेशन जो है वो क्यों पूछना सीख गई है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कि मुझे ऐसा करना है पर क्यों। तो अगेन अगर मेरे पास उस क्यों का जवाब है तो शायद ये सिचुएशन ना आ पाए। जो मैंने अगेन कहा कि हमें बच्चे के विवेक पे छोड़ना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, ये आप चुनिए। हम बस एक रास्ता दिखा सकते हैं, हम कोई हर चीज के जानकार या आइडल नहीं है ना। जो हम कि माँ सब जानती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ हर चीज नहीं जानती। माँ आपको रास्ता दिखा सकती है, पिता आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और सही और गलत करना ये आपके ऊपर है। तो ये ट्रेनिंग हमें बच्चों को शुरू से ही देना आवश्यक है। इंडिपेंडेंट उनको करना इन थॉट प्रोसेस, इमोशनल इंडिपेंडेंस वो बचपन से ही थोड़ा देना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज जो हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चे जो है बच्चे जो है ना के साथ साथ ऐसी चीजें करेंगे जो हमेशा पेरेंट्स के हिसाब से या तो गलत होंगी या हार्मफुल होंगी। इसमें भी हमें बच्चों को वो हार्म क्यों है, गलत क्यों है, ये बताना जरूरी है। बिल्कुल, तर्क के साथ मुझे लगता है कि आज की माँ के सामने चुनौती है कि सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये चुनौती जरूर है। सोनम जी, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, चूंकि आप एक महिला हैं, पहले बेटी, पत्नी और फिर अब माँ भी हैं, और एक एचआर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आपको लगता है कि समय के साथ साथ महिलाओं की चुनौतियां बढ़ी हैं?
हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को पहले ये रखा गया कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, बट महिला अपने खुद का एक जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं खोते जा रही थी। बट आज धीरे धीरे महिलाओं ने हर कदम में, हर एक एरिया में, फील्ड में अपना नाम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इवॉल्विंग नेचर जो है महिलाओं का, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी फील्ड में लेते हैं, अगर महिलाएं अपने घर के लिए इन्वॉल्व हो रही हैं तो अपने बच्चों को भी एक नया नजरिया दे पाती हैं और बच्चे भी उनको आइडियलाइज कर पाएंगे सही तरीके से, ना कि एक बलिदान के लिए या सैक्रिफाइस के लिए उनको जानेंगे। तो इवॉल्व होना बहुत जरूरी है टाइम के साथ महिलाओं के लिए। जैसे पुरुषों के लिए हमने सोचा कि उनको लर्निंग होना चाहिए या उनको आगे जमाने के साथ बढ़ना चाहिए, वैसे ही महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। दोनों को एक साथ हमें ऊपर लेकर जाना है ताकि हमारी सोसाइटी भी वैसे ही आइडियलाइज हो पाए दोनों के लिए। बिल्कुल। चूंकि योगा ट्रेनर भी हमारे साथ में बनी हुई है, निशा जी आपसे भी अब चर्चा करूंगी। योग की भूमिका, आप देखिए कि योगा एक्सपर्ट हैं आप, और योग पहले के समय में ये था कि हम केवल साधु संतों या बड़े बड़े योगा ट्रेनर गुरुओं के माध्यम से देखते थे, लेकिन इस फील्ड में भी महिला ने अपने आप को साबित किया है कि महिला बच्चे को जन्म दे सकती है, बड़ा कर सकती है और योग के माध्यम से अपने शरीर को वो फिट भी रख सकती है, और रखना भी चाहिए। आज की ये ज़रूरत है, आज की मदर्स के लिए ये ज़रूरत है। मुझे लगता है जरूरत, ये वाली जरूरत तो सदैव बनी हुई थी। प्राचीन काल में भी स्वास्थ्य यानी कि हम फिटनेस की बात करते हैं, शारीरिक सौष्ठव की बात करते हैं, या फिर हम एक शरीर के स्वास्थ्य की मतलब शारीरिक या मानसिक किसी भी स्तर पर हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हर युग में इस चीज की तो आवश्यकता सदैव थी। और आज के युग में अगर हम बात करें तो अब जैसे कि अभी सुप्रिया जी ने बहुत खूबसूरत बात बोली, बहुत गहन बात बोली, एक फिलॉसफी वाली बात बोल दी है और गहराई है उसमें कि हम नदी या शक्ति के रूप में या फिर स्त्रियों को माता या देवी तो कह देते हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदारियां भी बहुत सारी डाल देते हैं और उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो खुद को भूल जाती है कहीं ना कहीं कि मेरे लिए सब चीजें जरूरी है, लेकिन वो खुद कितना जरूरी है परिवार के लिए, देश के लिए, इवन ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि उसे तो सृष्टि की रचना करनी है, वो रचनाकार है जो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर एक स्त्री को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे परिवार, इस परिवार से मैं प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार करता है, लेकिन इसकी धुरी तो मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं तो मुझे लगता है कि एक स्त्री नहीं है 2 दिन भी घर पर, हम सभी जानते हैं, तो घर कैसा होता है। शायद मुझे लगता है कि जो शक्ति शब्द हम कहते हैं महिला के लिए, वो शक्ति होती है, और जब वो नहीं है या वो बीमार है या उसकी अनुपलब्धि है तो वो परिवार उतना हंसता खेलता नहीं हो सकता। एक महिला होने से यानी वो छोटी छोटी चीजों की केयर करती है, वो छोटी छोटी चीजों को जानती है कि कब मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यार की कब जरूरत है, कब मुझे उसे डांटना है, कब मुझे उसे लाड़ करना है। और ये बारीकियां, ये खूबसूरती, ये महिला में पुरुषों की तुलना में पुरुषों में भी होती है, तुलनात्मक सूक्ष्मता से ज्यादा होती है, उसके अंदर गहराई होती है, इसीलिए को उसको ममता कहा जाता है, उसी को माँ कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के स्तर पे एक स्त्री को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और एक योग है या आयुर्वेद है या फिर आहार शैली है, उसको सही रखते हुए एक अच्छे जीवन का, एक दिव्य जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं कि खूबसूरत जीवन। अगर मैं शरीर और मन से स्वस्थ हूं तो निश्चित रूप से मैं मुस्कुराते हुए सुबह उठती हूँ और अपने सारे कार्यों को करती हूँ, और निश्चित रूप से अगर मैं मुस्कुराती हूँ तो मेरा परिवार भी मेरे मुस्कुराने से ज्यादा मुस्कुराता है, या एक खूबसूरत एक खुशी का माहौल होता है पूरे घर में। तो मुझे लगता है कि एक महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से वो योग करे या निशा जी, डाइट का ध्यान ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जितने भी योगा की क्लासेस है या जो भी अलग अलग जो भी चुनौतियां हैं वो शादी से पहले अपने करियर के तौर पे लड़कियां करती हैं, और कई बार ये देखा है कि शादी के बाद में वो केवल पत्नी या फिर माँ बनकर ही घर में रह जाती है। उसके अपना टैलेंट, उसकी अपनी जो खूबियां हैं कि अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब क्या है। योग जैसी जो फील्ड है आपका, क्या शादी के बाद आगे बढ़ा सकती हैं? ये भी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। एक्चुअली मेरा पीएचडी, मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टर है, और मुझे एक अवार्ड भी मिला योगाचार्य का, एक यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये दोनों बड़ी उपलब्धियां नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं है, पीएचडी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं 32 साल की थी, मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, और अपनी बेटी 2 साल की बेटी के साथ में मैंने अपना रिसर्च वर्क पूरा किया था। और उसके बाद आज मैं पता नहीं
लाखों में बात हो गई होगी अब तो स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट बनाए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बाहर से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से आते हैं। और मेरे बच्चे बहुत गर्वित महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मा अभी तक पढ़ाई कर रही है। तो मैं कहूंगी कि शादी होने के बाद भी एक स्त्री यदि इच्छा शक्ति को प्रबल रखती है, अपनी एक प्रेरणा, यस, तो वो कभी भी अपने आप को बना सकती है। यानी मैं 2 बच्चों के बाद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मास्टर्स थी, उसके बाद में PhD और उसके बाद जो भी चीजें हुई हैं वो सारी उसके बाद। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था आपसे निशा जी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही होता है। सोनम, आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ज्यादातर घरों में यही होता है, अब कम हो गई है इस चीज की संख्या कि शादी हो गई, उसके बाद आपका करियर जो है वो स्टॉप हो गया, अब आपकी जिंदगी पति के लिए है, परिवार के लिए है। क्या आपको लगता है कि लड़कियों में अगर टैलेंट है तो आज लड़कियों को आगे आने देना चाहिए, बल्कि परिवार को सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी एक महिला है? जैसा कि बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि माता का दर्जा तो हम दे देते हैं, लेकिन त्याग की सारी उम्मीद हम करते हैं, तो क्यों नहीं उनको भी हम मौका दें, सपोर्ट करें? अगर बच्चा है घर पे, महिला की जिम्मेदारी है, तो इसमें परिवार का भी सपोर्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि वर्किंग वुमन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर परिवार सपोर्ट ना करे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम सब ने एक मानसिकता बना ली अपनी कि जब हम वर्किंग करते हैं तो हमें शायद कुछ पैसों की ज़रूरत है या हम फाइनेंशियली उसके लिए कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें मेंटल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करने की ज़रूरत होती है। तो महिलाएं अपने मेंटल लेवल को ऊपर करने के लिए भी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी काम कर सकती हैं। और इसीलिए कोई भी महिला को अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साइड पर नहीं रखना चाहिए। अगर वो अपने आप के लिए खड़े होना चाहती हैं और अपने आप को आगे देखना चाहती हैं, तो शायद यही उनके बच्चे भी उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी और को आइडियलाइज करने के बजाय वो शायद अपनी मम्मी या अपने पापा को ही आइडियलाइज करना चाहेंगे, क्योंकि हमने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। तो बच्चे भी देखते हैं कि हमें अपने लिए खड़े होना उतना ही जरूरी है जितना हमारी मम्मा कर रही है, जितना हमारे पापा कर रहे हैं। सो फॉर देम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिलाएं आज ये सारी चीजें बखूबी निभा रही हैं और उनको बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और परिवार का भी फर्ज बन जाता है कि उन्हें सपोर्ट करें इस लड़ाई में, इस चुनौती में। डॉक्टर सुरभि, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला की जो मन की बातें होती हैं, जहां तक कहा जाता है कि एक महिला समझ सकती है, लेकिन जब वो माँ बनती है तो उस घर की दूसरी जो महिलाएं होती हैं, अक्सर ये होता है कि या तो वो उन्हें समझती नहीं है, समझने के बावजूद उनको वो मौका नहीं देना चाहती हैं कि कहीं वो आगे न निकल जाए। ऐसी जो एक मानसिकता परिवार में होती है, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि जो महिला टैलेंटेड थी, जो महिला आगे आ सकती थी, अपने बच्चों को आगे ला सकती थी, वो भी पीछे रह जाती है। अगर ऐसी चुनौती आ रही है किसी मदर्स के सामने में, तो फिर वो क्या करे, कैसे आगे निकले? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस जो अभी हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ हमने देखा है कि हर किसी के पीछे एक बहुत सपोर्टिव फैमिली रही है। बिल्कुल। हर महिला जो हमारे साथ है, जिस कार्यक्रम में आप हैं, तो फैमिलीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं एक थोड़ा सा डिफर करूंगी मैम के पॉइंट से कि हमें अपनी एस्पिरेशंस आगे रखनी चाहिए। आई थिंक हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाएं ही हैं जो एक बैलेंसिंग एक्ट निभाती हैं एक फैमिली में, कि एक स्टेप जो पीछे लेना है वो महिला को ही लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी। ये नहीं मैं कह रही कि आप अपने सपने भूल जाइए, पर जब आपके बच्चे और आपकी फैमिली थोड़ी सी स्टेबल है, अगर आप तब बाहर कदम रखेंगे, तब जरूर पूरी फैमिली आपका साथ देगी। जरूर आपकी, ये नहीं कि आप अपनी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें छोड़ के आप जाएं। जहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की एज अ फैमिली पूरी करने लगेंगे, ऑब्वियसली बाकी सब आपका साथ देने लगेंगे। कई फैमिलीज में हमने देखा है कि जो घर के बड़े हैं या लीडिंग हेड्स हैं, वो इन चीजों को अप्रूव नहीं करते जी। तो वहां मुझे लगता है जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो स्पाउसेज हैं, हस्बैंड्स हैं, उन्हें एक रोल लेना चाहिए, उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई जिस तरह से मैं एक रोल लेना चाहिए, उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई जिस तरह से मैं बाहर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर हमारी वाइफ या हमारी जो काउंटर पार्ट है, फीमेल काउंटर पार्ट, वो अपना रोल अगर घरेलू
जिम्मेदारियां निभाकर जा रही है तो उसे हमें ये अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ ये जो बैलेंस है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का रोल आता है, जहाँ माता और पिता दोनों का ये एक आदर्श रोल है। स्थिति है डॉक्टर सुरभि, जो आप बात कह रही हैं वो बहुत आदर्श स्थिति है, लेकिन कई घरों में ऐसा होता नहीं है। या तो महिलाओं को अपने सपनों को मारना पड़ता है या विद्रोही अबागी बनकर उनको आगे आना होता है। डॉक्टर रश्मि, आपसे मैं एक सवाल चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है मेरे पास में। चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, आपको पढ़ाई के लिए बहुत लंबा वक्त देना पड़ा होगा, प्रैक्टिस के लिए वक्त देना पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि माँ के सामने भी चुनौती तो है, अपने फील्ड की भी चुनौतियां हैं, उस बच्चे की, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसको आपने जन्म दिया है, उसको एक संस्कारी भी बनाना है। आपको लगता है कि माँ आज दोहरी, मैं कहूं कि कई गुना चुनौतियों से जूझ रही है और अपने आप को साबित भी कर रही है? डॉक्टर रश्मि। हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हमको वहां भी विद फुल डेडिकेशन काम करना होता है। हमको अपना पूरा 100% देना होता है टू प्रूव आवरसेल्फ। हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में अपने आप को भी हमको भी प्रूव करना है। बिल्कुल। तो वहां भी हमें अपना बिल्कुल 100% देना पड़ता है कि, और फिर जब हम घर आते हैं तो घर पे तो बच्चे तो हमारे ही हैं, फैमिली हमारी ही है, वहां भी हमें अपना पूरा 100% देना पड़ता है। तो इसके लिए चुनौती भरा तो है ये सफर, डेफिनेटली सफर पूरा चुनौती भरा है, पर इसके लिए यही है कि अगर हमारी फैमिली हमारे लिए सपोर्टिव हो जाए, हमारे स्पाउसेस हमारे लिए सपोर्टिव रहें, तो हम अपने सपनों को, अपनी फैमिली के साथ साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा, तो अगर हम खुश नहीं हैं तो हम अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल। अगर मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ, काफी गहरी गहरी बातें डॉक्टर रश्मि आज निकली, चाहे सुप्रिया मदान की बातें हों, चाहे निशा जोशी की बातें हों, चाहे सोनम की बातें हों, काफी गहरी बातें यहाँ पर निकल के आई। लेकिन एक जो चीज साथ है कि महिलाएं अलग अलग फील्ड में चाहे अपने आप का 100% दे रही हैं, लेकिन माँ के तौर पर वो 101% आज भी दे रही हैं। और मुझे लगता है जब तक दुनिया रहेगी, माँ माँ ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। नमस्कार।